हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि फ्रेंड, आज हम बीए प्रोग्राम का पॉलिटिकल साइंस थर्ड ईयर का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि नारीवाद की संकल्पना क्या है या नारीवाद का अर्थ बताइए। ये 20 मार्क्स का हर बार क्वेश्चन आता है और ये डीयू हो, चाहे सोल हो, चाहे इग्नू जैसे कॉलेजेस में कई बार पूछे गए हैं। तो प्यारे फ्रेंड्स, ये पांचवा पार्ट है और इस पांचवें पार्ट को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझना भी है। तो नारीवाद की जो संकल्पना है वो क्या है, नारीवाद का अर्थ बताइए। तो प्यारे मित्रों, यहाँ पे हमें नारीवाद के अर्थ के बारे में हमें ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा। वास्तव में अगर देखा जाए तो नारीवाद जो आंदोलन है वो कहाँ की देन है? पश्चिम की देन है। तो प्रश्न ये भी उठता है कि क्या नारीवाद को भारत में लागू किया जा सकता है? नहीं, भारत में नारीवाद को उस रूप में लागू नहीं किया जा सकता जो पश्चिम के देशों में है। जिस प्रकार से पश्चिम में है, जैसे कि हम बात करते हैं कि भारत में जो महिलाएं होती है बचपन में अपने पिता के साथ रहती है, जब बड़ी हो जाती है युवा अवस्था में तो वो अपने पति के साथ रहती है, और बूढ़ी यानी वृद्ध अवस्था में होती है तो वो अपने पुत्रों के अधीन रह जाती है। यहाँ पर प्राचीन काल से ही स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में निम्न कोटि का माना जाता है। स्त्री को दास या सेविका तथा पुरुषों को स्वामी का दर्जा प्रदान किया गया है। इसका प्रमाण जो है वो प्राचीन के ग्रंथों में मिलता है, जैसे कि मनुस्मृति आदि के ग्रंथों में जानकारी मिलती है कि प्राचीन काल में ही स्त्रियों की स्थिति काफी हद तक खराब थी। तो प्यारे फ्रेंड्स, इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जब प्राचीन काल का जो दौर था उसमें महिलाओं की स्थिति काफी हद तक खराब थी, क्योंकि मनुस्मृति आदि जैसे ग्रंथों में पाया गया है, लिखा गया है। नारीवाद का अर्थ बताइए। सभी क्षेत्रों में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार देने के लिए स्त्रियों के समर्थन से उत्पन्न हुए या हुआ सामाजिक आंदोलन को हम क्या कहते हैं? नारीवाद कहते हैं। कि नारीवाद यानी नारियों को क्या मिलना चाहिए, महिलाओं को क्या मिलना चाहिए? अधिकार मिलना चाहिए पुरुषों के बराबर। ये एक ऐसा विचार है जो स्त्री और पुरुष के बीच असमानता को अस्वीकार कर नारी के बौद्धिक और व्यवहारिक रूप में सशक्तिकरण पर बल देता है। उन्होंने कहा, यानी महिलाओं का कहना क्या है कि भाई जो स्त्री और पुरुष के बीच में जो असमानता है उसको खत्म कर देना चाहिए, इक्वेलिटी होना चाहिए, इस पर बल दिया है। अब यह लैंगिक का मतलब स्त्री पुरुष के बारे में बात हो रही है। भेदभाव को खत्म करना चाहिए, अस्वीकार जो किया गया है यानी उसको खत्म करना चाहिए। तो नारी की स्थिति का प्रमुख कारण क्या है? इस विचारधारा की उत्पत्ति प्रमुखता प्रजासत्तात्मक से होती है। क्यों भाई? क्योंकि पुरुष प्रधान या पुरुष द्वारा शक्ति के दुरुपयोग करने की शक्ति किसके पास होती है या सत्ता किसके पास होती है? पुरुष के पास होती है, के विरोध स्वरूप उत्पन्न हुआ है। पुरुष वर्चस्व समाज की स्थापना, जेंडर डिफरेंस की समाप्ति पर बल देता है। देखो, हम बात करते हैं कि प्यारे मित्रों, यहाँ पे क्या बताया गया कि पुरुष का जो वर्चस्व वो समाज पर स्थापित है, तो पुरुष का वर्चस्व थोड़ा कम करना चाहिए और जेंडर डिफरेंस की जो समाप्ति है उसको भी खत्म कर देना चाहिए। यानी महिला और पुरुष के बीच में जो भेदभाव है उसको पूर्ण रूप से खत्म कर देना चाहिए। सामाजिक न्याय पर बल देना चाहिए, नारी अधिकार की मांग की जानी चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। नारी स्वतंत्रता की आवश्यकता कुछ शर्तें हैं यहाँ पे, तो उनको हम ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रजासत्तात्मकता का मतलब क्या है? कि प्राचीन काल से ही समाज में यह धारणा विराजमान रही है कि जो पुरुष का जो कार्य होगा वो घर के बाहर होगा और स्त्री का जो काम होगा यानी सरोकार होगा वो घर के अंदर ही होगा। तो जैसे कि उनका काम क्या होगा? भोजन बनाना, बच्चों की देखभाल करना, बड़ों की सेवा आदि करना। और आधुनिक समाज एक पुरुष प्रधान समाज है जो पुरुषों की श्रेष्ठता में विश्वास रखता है तथा सदैव स्त्रियों के संबंध में यह धारणा रहती है या रही है कि स्त्री हीन होती है। बताओ, देखो, स्त्री हीन होती है। इस तरीके से विचारधाराओं को खत्म कर देना चाहिए। यानी हम वर्तमान समय में क्या चाहते हैं? पुरुषों और स्त्रियों के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इक्वेलिटी होना चाहिए, सब कुछ समान अवसर मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे समाज में कहीं ना कहीं रूढ़िवादी लोग हैं, परंपरावादी लोग हैं, इन्हीं सारी चीजों को वो जन्म देते हैं। अब तो धीरे धीरे खत्म ही हो गया है। प्रजासत्तात्मकता इसका एक मुख्य कारण रही है। इसका
इस व्यवस्था में परिवार के प्रबंधन में पुरुषों का वर्चस्व रहता है। अब देखा जाए कि पुरुषसत्तात्मक में परिवार के अंतर्गत देखा जाए तो पुरुषों का वर्चस्व रहता है। जैसे हम अपने ही घर में बात कर लेते हैं कि जैसे पिता का वर्चस्व रहता है या तो हमारे दादाजी का वर्चस्व रहता है, यानी वो हमारे घर के मुखिया होते हैं, सारे जो डिसीजन होंगे वो ही लेंगे। अगर हमारे घर में जैसे पिताजी हैं, अब वो कुछ दिनों के लिए वो बाहर चले गए तो सारा जो कार्यभार आएगा वो हमारी माता के ऊपर आएगा। तो ये कुछ समाज के जो तथ्य हैं जिसको हम नकार नहीं सकते। वही निर्णय करता है कि सलाह देता है और इसके कारण भी अपनी इस सत्ता का प्रयोग स्त्रियों पर भी करता है। बात तो सत्य कहा गया है कि स्त्रियों पर भी वो कहीं ना कहीं अपनी सत्ता का प्रयोग वो करता है। स्टोनक्राफ्ट की आवाज आज भी नारीवादियों के लिए क्या है, एक प्रेरणा का स्रोत माना गया है। उनके अनुसार स्त्री ना तो स्वयं गुलाम रहना चाहती है, ना ही पुरुषों को गुलाम बनाना चाहती है। स्टोनक्राफ्ट ने बात तो बिल्कुल सही कही है। स्टोनक्राफ्ट कहते हैं कि भाई ना तो स्त्री गुलाम रहना चाहती है, ना ही पुरुष को गुलाम बनाना चाहती है। स्त्री चाहती है कि एक मानवीय अधिकार है, ऐसा अधिकार जिसमें स्त्री और पुरुष को समान दर्जा मिलना चाहिए। जैविक विभिन्नताओं के आधार पर वह अधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए। इसलिए दुनिया की प्रत्येक स्त्रियां चाहती है कि किसी वर्ग या पेशे की हो, कोई भी पैसे की हो, और ये स्वीकार करे कि स्त्री को पुरुषों के बराबर ही क्या अधिकार मिलना चाहिए। तो प्यारे फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे कि नारीवाद की अवधारणा क्या है। नारीवाद स्त्री पुरुष समानता को प्रतिपादित करने वाली एक क्या होती है, विचारधारा होती है। इसकी मान्यता है कि स्त्री पुरुष से किसी भी मायने में कमजोर नहीं है। अगर देखा जाए तो जो स्त्री है वो पुरुष से कमजोर नहीं है। क्यों नहीं है भाई? तो देखो भाई, जो कार्य हम कर सकते हैं ना वो कार्य वो भी कर सकती है। लेकिन अगर देखा जाए शारीरिक रूप से हम थोड़ा सा मजबूत होते हैं, लेकिन मेंटालिटी रूप से वो भी मजबूत है और शारीरिक रूप से भी वो मजबूत है। लेकिन समाज ने ऐसा गढ़ दिया कि स्त्री कमजोर है, लेकिन है नहीं कमजोर, उन्हें बना दिया जाता है। अतः उसे पुरुषों के समान समझा जाए और पुरुषों के बराबर अधिकार भी मिलने चाहिए। मैरी वॉल्ड यानी स्टोनक्राफ्ट ने अपनी पुस्तक विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन 1978 में नारीवाद को नारी अधिकारों की मांग के रूप में परिभाषित किया था, जो पुरुषों के समान अधिकारों की मांग करता है। अब हम बात करते हैं, कैट यानी मिलेट ने अपनी पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स में लिखा है कि नारी को प्रतंत्रीय व्यवस्था की जकड़न से अलग कर उसकी स्वतंत्रता को कायम रखना चाहिए। यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि जो प्रतंत्रीय व्यवस्था है उसकी जकड़न से उसको दूर कर देना चाहिए और उसको स्वतंत्रता देना चाहिए, इसलिए हम इसको नारीवाद कहते हैं। जे.एस. मिल ने अपनी पुस्तक सब्जेक्शन ऑफ वीमेन 1869 में नारीवाद की अवधारणा में स्त्री पुरुष समानता पर इन्होंने बल दिया। मिल का मानना है कि किसी समाज में स्त्री पुरुष समानता और संबंध का मूल आधार क्या है? प्रेम है। प्रेम, सौहार्द और मित्रता है। और स्त्री पुरुष का क्या है? सहचर है। और कोई किसी पर अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकता। दोनों का समाज पर क्या बराबर का हक होना चाहिए। अतः स्त्री पर पुरुष का वर्चस्व नहीं स्वीकार किया जा सकता है। बेटी फ्रीडन ने अपनी पुस्तक द फेमिनियन मिस्टिक 1965 में नारीवाद की अवधारणा में नारी को पूरे समाज का हिस्सा माना है। उसके अधिकार को वापस दिलाने पर भी इन्होंने बल दिया है। अब सिमोन दी बुआ ने अपनी पुस्तक द सेकंड सेक्स 1949 में नारीवाद का मुख्य लक्ष्य क्या, पुरुषों का हर स्तर पर विरोध करना है। इसका प्रसिद्ध नारा था कि स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है। स्त्री को समाज में पुरुषों ने अपने हवस का शिकार बना रखा, अतः उसे अपने अधिकारों के लिए उठ खड़ा होना चाहिए और उसे स्वयं लड़ना चाहिए। आशा रानी बोहरा ने अपनी पुस्तक भारतीय नारीवाद दशा और दिशा 1983 में लिखा है कि नारी को पुरुषों के प्रति संघर्ष नहीं वरन
सुहागपुर स्थिति में उसे क्या है, हक दिलाने का एक विचार तरीका है। प्रभा खेतान ने सिमोन दी बुआ पुस्तक द सेकंड यानी सेक्स का हिंदी में स्त्री उपेक्षिता नाम से अनुवाद किया। उन्होंने लिखा है कि स्त्री आधी दुनिया है, आधा हिंदुस्तान है, फिर भी समाज में उसे डायन को लक्षण तथा राक्षसी आदि की संज्ञा दी जाती है। हमारे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कृतियां हैं, कुछ ऐसे शब्दों से महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। कभी उनको डायन कहा जाता है, कभी उसे राक्षसी कहा जाता है, जो कि ये शब्दों से उन्हें कितना ज्यादा तकलीफ होता होगा। नारी एक प्रकार का दमन मिलती और नारी इस दमन से स्त्री मुक्त और अब उसकी सामूहिक चेतना के विकास के लिए प्रयत्नशील है। इस प्रकार यदि नारीवाद के मूल तत्वों पर विचार करें तो इसमें निष्कर्ष के रूप में निम्न बातें शामिल होती है। इस दुनिया में स्त्रियों के अधिकारों के लिए पश्चिम जगत से आवाज उठती रही है और फिर पूरी दुनिया में फैल जाती है, और प्राचीन काल से ही लेकर वर्तमान युग तक अनेक बुद्धिजीवों और विचारकों ने नारीवाद को लेकर अनेकों आंदोलन किए हैं, अभियान चलाए हैं और विचार दिए हैं, जिसके जरिए दुनिया में स्त्री को लेकर क्या है, जागरूकता फैली और नारीवाद के अभियानों को तीव्रता मिली है। ये सदियों से चलता आ रहा है, एक मुद्दा जिसने दुनिया में महिलाओं को सम्मान दिलाया है। तो प्यारे फ्रेंड्स, आपने इसे बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से सुना भी होगा और देखा भी होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नारीवाद के 2 टॉपिक होंगे हमारे, तो उस दो टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे।